हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम आपको किशन सर केमिस्ट्री क्लास में बायोलॉजी की क्लास पढ़ाएंगे, जिसमें हम सन 2024 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं बेटा। पार्ट 1 से जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में जो बेटा महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं पार्ट में से, वो हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला ही टॉपिक है कि पुष्पी पादपों में जनन। पुष्पी पादपों में जनन किस प्रकार से होता है बेटा? पुष्पी पादपों में जनन होता है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन, देखो जनन दो प्रकार से होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह क्रिया है जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, चाहे वो कोई सा भी नर भाग हो या मादा भाग हो, इससे अर्थ नहीं है, केवल एक जनक भाग लेता है। और लैंगिक जनन में बेटा दो जनक भाग लेते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। ठीक है, यानी एक नर भाग लेगा और एक मादा भाग लेगा। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का ये अर्थ हुआ कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाया जाता है उनमें ही लैंगिक जनन होगा। ठीक है, उनमें ही क्या होगा बेटा? लैंगिक, यानी वह अपनी जो पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे लैंगिक जनन द्वारा बढ़ाएंगे। तो देखो कुछ परिभाषा मैंने आपको लिख रखी है, परिभाषा पे ध्यान देंगे बेटा, पूरे बोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे। मैं आपको सीधा बोलता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा, आपको कॉपी नोट्स कर लेनी है या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो पुष्पी पादपों में प्रजनन, हेडिंग डाला है मैंने, पुष्पी पादपों में प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन की वह विधि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित जनन इकाइयां युग्मक आपस में संयुग्मन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ है बेटा कि प्रजनन की वह इकाई जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी नर युग्मक के आधे गुणसूत्र आते हैं और मादा युग्मक के आधे गुणसूत्र आते हैं, वे दोनों मिलकर एक नया जाइगोट, दोनों संयुग्मन होकर एक नया जाइगोट बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम संयुग्मन करके द्विगुणित युग्मनज, इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट और हिंदी में कहते हैं युग्मनज बनाते हैं, नर के आधे गुणसूत्र और मादा के आधे गुणसूत्र। ठीक है, तो ये परिभाषा रहेगी इसकी, पुष्पी पादपों में प्रजनन। कुछ और मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, देखो बेटा। लैंगिक जनन की क्रिया में पौधे के नर तथा मादा जननांग भाग लेते हैं। लैंगिक जनन जब होगा तो उसमें पौधे के नर अंग भी भाग लेगा और मादा अंग भी भाग लेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है पौधे का नर भाग पुमंग, इंग्लिश में इसे एंड्रोसियम कहलाता है। पौधे का जो नर वाला भाग होता है उसे कहते हैं बेटा पुमंग। ठीक है, पुमंग इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम कहलाता है, पौधे का नर वाला भाग पुमंग कहलाता है। फिर अगला पॉइंट है पौधे का मादा जननांग जायांग या गाइनोसियम कहलाता है। जो मादा वाला भाग होगा किसी पुष्प का, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? जायांग कहलाता है। पौधे का नहीं बेटा, पुष्प का कह सकते हैं हम। किसी पुष्प का जो पुष्प का मादा वाला भाग होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? जायांग कहलाएगा। ठीक है, अब पुष्पी पादप के लैंगिक जनन में निम्न क्रियाएं क्रमशः होती हैं। बेटा वह पुष्प, जो पादप है जिसमें पुष्प आते हैं, वह पुष्प खिलने से लेकर बीज निर्माण तक कौन कौन सी क्रियाएं करता है, क्रियाएं क्रम से लिख रही है। देखो, पुम बीजाणु जनन, सबसे पहले वह बीजाणुओं का जनन करेगा जो नर भाग में बनते हैं बेटा। ठीक है, पुम बीजाणु जनन। स्त्री बीजाणु जनन, वह भाग का निर्माण करेगा जिसमें स्त्री बीजाणु बनते हैं, यानी स्त्री वाला भाग बनता है। फिर परागण की क्रिया होगी बेटा। परागण की क्रिया क्या होती है अभी हम आपको बताएंगे। जब तक परागण वैसे किसे कहते हैं? नर वाले भाग का मादे वाले भाग पे पहुंच जाना। परिभाषा ये है बेटा, जब परागकण परागकोश से निकलकर बढ़ती काग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। अभी आगे हम आपको समझाएंगे और हेडिंग भी लिख के आपको ये नोट्स भी देंगे। ठीक है, परागण के बाद होगा बेटा निषेचन, यानी नर युग्मक मादा युग्मक के पास जब पहुंच जाएगा तो बेटा वह जो नर का शुक्राणु है या नर का गुणसूत्र मादा के अंडे से क्या करेगा? संयुग्मन करेगा। जब नर का युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, संयुग्मन करता है, तो बेटा इस क्रिया को कहते हैं निषेचन, इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन के बाद भ्रूणपोष का निर्माण होगा बेटा। भ्रूणपोष मतलब जो भ्रूण बनेगा, जहां बीज बनेंगे उसको पोषण करने वाला भाग बनेगा भ्रूणपोष। और भ्रूण जनन मतलब भ्रूण जिसमें बीज खुद बनेंगे वह भाग बनेगा। ठीक है, इतनी कंडीशन आपकी होंगी
तो ये थी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्न क्रियाएं क्रमशः होती हैं। ठीक है, पुंभ बीजाणु जनन, स्त्री बीजाणु जनन, परागण होगा, निषेचन होगा, भ्रूणपोष होगा और बेटा भ्रूण जनन होगा। इसके बाद पुष्प, सबसे मेन इसमें रहता है पुष्प यानी फ्लावर, इंग्लिश में हम कह सकते हैं, या फूल। आपने फूल सभी का देखा होगा। पुष्प, इसमें पुष्प के ही द्वारा जनन होता है पुष्पी पादपों में, जिन्हें हम आवर्तबीजी पौधे भी कह सकते हैं। आवर्तबीजी पौधे में पुष्पों द्वारा ही जनन होता है लैंगिक। जिसमें पुष्प नहीं होंगे जिन पौधों में, उनमें लैंगिक जनन संभव नहीं है बेटा। तो देखो, पुष्प पौधे की जनन संरचना है, यानी जिसमें पौधे होंगे वह, मतलब जिन पौधों में पुष्प होगा वह जनन करेंगे। दूसरा, यह पौधे का सबसे आकर्षक भाग है। यह पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है, क्योंकि पौधे क्या होते हैं, पौधे के जो पुष्प होते हैं रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, खुशबूदार होते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला, पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। प्रो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। पुष्प क्या है, तो पुष्प किसी पौधे का एक रूपांतरित प्रो है। प्रो का मतलब है जो ऊपर वाली कली होती है, सबसे ऊपरी कली, सबसे ऊपरी भाग, उसी से पुष्प बना है। दूसरा, बिना पुष्प के भ्रूण, फल एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। बेटा, जिन पौधों में पुष्प नहीं होता है उनमें, जिन पौधों में पुष्प नहीं होता है उनमें ना तो मतलब भ्रूण बनेगा, ना बीज बनेगा और ना ही फल बनेगा। ठीक है, फल बनेगा तो बीज बनेगा, और भ्रूण बनेगा तो फल बनेगा, और फल बनेगा तो बीज बनेगा। तो जिसमें पुष्प बनेंगे उसमें भ्रूण बनेगा, फल बनेगा और बीज बनेगा। अगला, पौधे की अक्ष पर पुष्प की व्यवस्था को पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, पौधे की अक्ष पर, किसी पौधे के जिस भाग पर पुष्प की व्यवस्था जैसे जैसे होगी, जो जो भाग उसके होंगे, उसको बेटा कहते हैं पुष्प क्रम, यानी पुष्प का क्रम। पुष्प में जो भाग होते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए हमें पुष्प की संरचना पढ़नी पड़ेगी बेटा। संरचना, पुष्प का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम कह सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, पुष्प की संरचना। अभी मैं चित्र बना देता हूँ, ठीक है, फिर अभी आपको बताते हैं पुष्प की संरचना। ये है बेटा पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना इस तरीके से पुष्प की संरचना आपको बनानी है और उसके नाम लिखने हैं बेटा। पुष्प की संरचना में देखो कौन से भाग होते हैं, अभी भाग हम यहाँ बताएंगे। संरचना देखो इस तरीके से, पुष्प की संरचना में बेटा यहाँ पर जिस टहनी से पुष्प लगा होगा वहां पर पुष्प ग्रंथ होता है। पुष्प ग्रंथ के ठीक ऊपर होता है बेटा पुष्पासन। क्या होता है, पुष्पासन। पुष्पासन वह भाग है जिस पर पुष्प बैठा होता है, यानी पुष्प का आसन। इसे इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं बेटा। तो आप अगर पुष्प की संरचना के बारे में लिख सकते हो, एग्जाम में आ जाए प्रश्न के पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो आप बेटा चित्र बनाएंगे। चित्र बनाना अभी और आपको मैं सिखा दूंगा, और उनके एक एक नाम आप लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो पुष्पासन यानी पुष्प जिस पर आश्रित होता है, जिस पर बैठा होता है, वह भाग पुष्पासन कहलाता है, इंग्लिश में थैलेमस। ठीक है, फिर आता है बेटा बृहदलपुंज। बृहदलपुंज यानी जब पुष्प खिला नहीं होता है तो जो हरी हरी कलिकाएं होती हैं जो पुष्प को ढके रहती है बेटा, इस तरीके से ऐसे ढके रहती है ना हरी हरी कलिकाएं, जो जब पुष्प खिला नहीं होता है तो उसे कहते हैं बृहदलपुंज। ठीक है, ब्राह का मतलब बाहर वाले दलपुंज। अब पुष्प धीरे धीरे खिलने लगता है, खिलने लगता है तो उसके अंदर बेटा पंखुड़ी सी आ जाती हैं, हरी रंग बिरंगी गुलाबी जो भी है, तो उन्हें कहते हैं बेटा दलपुंज। तो दलपुंज जब आ जाते हैं तो बृहदलपुंज छोटे हो जाते हैं, ये देखो। ठीक है, फिर आता है पुमंग वाला भाग। पुमंग अभी आपको मैंने बताया था ये पौधे का कौन सा भाग है, नर वाला भाग है। और पुमंग के बेटा, पुमंग के जो है 3 भागों में पुमंग को बांटा गया है। वैसे मैंने यहाँ पर केवल पुमंग को अभी बेटा यहाँ पर पुंकेसर लिख रखा है। ठीक है, पूरे को किसी एक को कहते हैं इन्हें पुंकेसर, और सबको मिला के कह देते हैं पुमंग। ठीक है, एक जैसे ये लिखी हुई ना संरचना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कह देते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं बेटा, पुंकेसर का पुतंतु और संयोजी और होता है परागकोश। तो परागकोश ये वाला है बेटा, ये परागकोश है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो डंडी सी दिखाई दे रही है पुतंतु कहलाती है। और बेटा जो परागकोश जो पुतंतु से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है जिस बॉन्ड से यानी जिस संधि से जुड़ा हुआ है, उसे कह देते हैं हम संयोजी। संयोजी मतलब जोड़ने वाला। ठीक है, तो पुमंग हो गया नर वाला भाग। अब आया बेटा जायांग। तो जायांग पुष्प का कौन सा भाग है, स्त्री केसर, यानी इसे हम स्त्री केसर कह सकते हैं, मादा वाला भाग।
और मादा वाले भाग में बेटा हमने 3 भाग इसके लिख दिए। देखो, एक तो अंडाशय, यहाँ पर बीज का निर्माण होगा वो, और बेटा एक वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला भाग, और एक वर्तिका ये बीच वाला भाग है यहाँ पर। इतने नाम आप लिख सकते हो उसकी संरचना बनाकर, यानी स्ट्रक्चर बनाकर उसकी। ठीक है, इसको मैं आसानी से आपको बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, ये अभी आपको बहुत अजीब सा दिखाई दे रहा होगा, जो चित्र पहले से ऑलरेडी बने होते हैं हमें हार्ड लगते हैं। तो देखो, कुछ इस तरीके से आपको क्रिएटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको लाइन करनी है। तो यहाँ थैलेमस बना लेना है, हल्का सा यहाँ पर कैलिक्स बना लेना है इस तरीके से, और कैलिक्स के बाद में आपको, यानी कैलिक्स का मतलब है ब्राहदलपुंज बन गया ये, और फिर आपको इस तरीके से दलपुंज बना लेने हैं, इधर से दलपुंज बन जाएंगे। ठीक है, 2-2 या 1-1 बना सकते हो। उसके बाद आपको ये जो है जायंग इस तरीके से बना लेना है। जायंग के बाद आपको पुमंग बना सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से आप उसका जो है चित्र बनाएंगे तो आपको जो है, अगर नामांकित चित्र का वर्णन आया है तो नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से बना सकते हैं बेटा। ठीक है, और नाम आपके यहाँ पर है ही। अब आगे पुष्प के भाग, ये भागों के बारे में हम वर्णन करते हैं। तो पुष्प क्या है बेटा? पुष्प एक प्रारूपी पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प के पत्र होते हैं। एक जो पुष्प होता है उसमें 4 प्रकार के पत्र होते हैं। सबसे पहले जो है ब्राहदलपुंज, मैंने अभी आपको बताया, इसे इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। जब पुष्प खिला नहीं होता है, हरी हरी पत्तियां उसको ऐसे ढके रहती हैं, उन्हें कहते हैं ब्राहदलपुंज। फिर आया बेटा दलपुंज। दलपुंज को इंग्लिश में कैरोला कहते हैं। ये पुष्प के लैंगिक जनन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये बहुत निभाते हैं बेटा, क्योंकि ये कीटों को आकर्षित करते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, इनमें ही मकरंद होता है, जिसके कारण कीट इन पर आके गिरते हैं, जिससे परागण की क्रिया संभव हो पाती है। ठीक है, दलपुंज इन्हें कैरोला कहते हैं। पुमंग, पुमंग अभी हमने आपको बता ही दिया था, ये पुमंग जो है किसी पुष्प का नर वाला भाग होता है पुमंग। ठीक है, और ये हो गया जायंग, ये किसी पुष्प का क्या होता है, स्त्री वाला भाग होता है। अब हम इसके बारे में पुष्प के जो भाग है उसमें थोड़ा थोड़ा आपको लिखने के लिए जो आता है, कभी के पुष्प का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए, तो उसमें आपको 2-2 लाइन, हम 1-1 लाइन आपको लिखा देते हैं, और फिर उसके बाद पुष्प के हम कार्य आपको बताएंगे। यहाँ से आपका पुष्प का हेडिंग देखो, पुष्प के भाग में बेटा हम आपको पुष्पासन के बारे में बताएंगे। पुष्पासन को इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। पुष्प का वह भाग जिस पर पुष्प पत्र या पुष्प चक्र लगे होते हैं, यानी पुष्प के जो चक्र हैं या पुष्प के अन्य भाग हैं वो लगे होते हैं, उसे कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, फिर है बृहदलपुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। यह है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यह कलिका अवस्था में सभी पुष्पों के भागों को ढके रहता है और प्राय हरे होते हैं, परंतु कभी कभी यह रंगीन हो जाते हैं तो इन्हें दलाव कहते हैं बेटा। ठीक है, यह पुष्प का क्या है, सबसे बाहरी चक्र है और कलिका अवस्था में ये पुष्प को ढके रहता है। वैसे तो ज्यादातर ये हरे होते हैं, कभी कभी क्या हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं बेटा। कभी कभी जब ये रंगीन हो जाते हैं तो इन्हें दलाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दलाव कहते हैं। जैसे आयरिस और ट्यूलिप में। किसमें बेटा? आयरिस और ट्यूलिप इसका एग्जाम्पल है पुष्प का। यदि ब्राहदल पुष्प के खिलते ही गिर जाते हैं, यानी जो कैलिक्स हैं, ब्राहदल हैं, पुष्प के खिलते ही, ऐसा समय आए कि खिलते ही ये गिर जाएं, तो बेटा ये क्या कहलाते हैं? आशुपाती कहलाते हैं। यानी जो ब्राहदल हैं, पुष्प खिले और ये गिर जाए तो क्या कहलाते हैं? आशुपाती। ठीक है, और यदि पुष्प के खिलने के कुछ समय बाद गिर जाते हैं तो बेटा पर्णपाती कहलाते हैं। यदि ये पुष्प के कुछ समय, यानी पुष्प खिल गया और ये ब्राहदलपुंज कुछ समय बाद गिर गए तो क्या कहलाते हैं? पर्णपाती कहलाते हैं। और यदि पुष्प के खिलने के बाद भी ये लगे रहते हैं तो बेटा चिरस्थायी कहलाते हैं। यानी पुष्प खिल गया, बीज बन गया, फल बन गया, तब भी ये लगे हुए हैं तो क्या कहलाएंगे? चिरस्थायी कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल किसमें? टमाटर। टमाटर में आपने देखा होगा, टमाटर में हरी हरी ऊपर पत्तियां होती हैं, तो वो क्या है बेटा? उनका ब्राहदलपुंज है, क्योंकि पुष्प से ही बना है वो टमाटर भी। मिर्च में देखी होंगी हरी हरी पत्तियां मिर्च के ऊपर होती हैं। और मकोई, मकोई मतलब होता है, हम अपनी गाँव की भाषा में कहें तो मुकैया हमारे गाँव की भाषा में कहा जाता है। तो मकोई में भी हरी हरी पत्तियां सी ऊपर लगी होती हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं ब्राहदलपुंज। फिर आया दलपुंज, तीसरा भाग पुष्प का, जिससे कैरोला कहते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। ठीक है बेटा, ये पुष्प का ब्राहदलपुंज के बाद दूसरा चक्र है और यह रंगीन होता है। यह चक्र क्या होता है? रंगीन होता है। आपने देखा होगा ना, पुष्प में खुशबू आती है तो इसी चक्र के कारण, यानी कैरोला के कारण ही आती है खुशबू। और इसमें मकरंद होता है। मकरंद होता है जिसके कारण कीटों
कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। ये बेटा कीटों को क्या करता है, परागण के लिए आकर्षित करता है, ताकि परागण हो जाए नर और मादा वाले भाग में। ठीक है, यह भी 3 प्रकार के आशुपाती, पर्णपाती और चिरस्थायी होते हैं। यानी अगर पुष्प खिलते ही गिर जाएंगे तो आशुपाती, और पुष्प खिलने के कुछ समय बाद ये गिर जाएं तो पर्णपाती, और बने रहें पुष्प में तो क्या कहलाएंगे, चिरस्थायी कहलाते हैं। ठीक है, अगला भाग देखो, अगला भाग कराते हैं बेटा। अगला है हमारा नोट, काट दिया। अगला टॉपिक है हमारा परिदल पुंज। नोट में है बेटा, ये परिदल पुंज या पेरियंथ किसे कहते हैं? कुछ पौधों में बृहदल एवं दल पुंज में अंतर नहीं किया जा सकता है। कुछ पौधों में जो पुष्प होते हैं उनके दलपुंज और बृहदलपुंज एक जैसे होते हैं बेटा। ठीक है, मिले हुए होते हैं। जब वह मिले हुए होते हैं तो उनमें अंतर नहीं होता है, तो उन्हें कहते हैं परिदलपुंज। ठीक है बेटा, कुछ पुष्पों में बृहदलपुंज और दलपुंज यानी जो हरे हरे होते हैं भाग और जो रंगीन होते हैं उनमें अंतर नहीं हो पाता है, तो उन्हें कहते हैं हम परिदलपुंज। ठीक है, अगला पुष्प का भाग है पुमंग। पुमंग मतलब एंड्रोसियम। यह पुष्प का नर जननांग भाग होता है। इसमें पुंकेसर पाए जाते हैं। पुष्प के नर जननांग भाग में क्या पाए जाते हैं बेटा? पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक ये होता है पुतंतु। पुतंतु क्या है? यह पराग कोष को पुष्प से जोड़ता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो संरचना होती है देखो, तो ये पुतंतु कहलाता है और ये है पराग कोष। ठीक है, तो पुंकेसर ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, मान लो किसी पुष्प में, तो ये हो गया पुतंतु यहाँ से यहाँ तक। तो यह पराग कोष को किससे जोड़ता है? पुष्प से जोड़ता है। और पराग कोष बेटा, ये पराग कोष है, इसमें पराग कण का निर्माण होता है। पराग कण क्या होता है बेटा, आगे वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, फिर आया जायांग या स्त्री केसर। यह पुष्प का मादा जननांग भाग है और यह पुष्प यह एक या अनेक अंडकों से मिलकर बना होता है। अंडप जो अंडे बनाते हैं, अंडकों से मिलकर बना होता है। अंडप के आधार पर यह निम्न प्रकार के होते हैं। जो जायंग होते हैं अंडप के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं बेटा। एक अंडपी यानी एक अंडे अंड से बने हुए। ठीक है, और द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुष्अंडपी, पंचअंडपी और बहुअंडपी। ठीक है, बहुअंडपी यानी बहुत सारे अंडों से बने हुए। ठीक है, बहुत सारे अंडप वाले हैं जो वो कहलाएंगे बहुअंडपी। एक अंडप वाला है तो एक अंडपी, 2 अंडप वाले हैं तो द्विअंडपी, 3 त्रिअंडप वाले हैं तो 3 अंडपी, ऐसे ही 4 वाले हैं तो चतुष्अंडपी, 5 वाले हैं पंचअंडपी और 6 और बहुत सारे हैं तो हम कह सकते हैं बहुअंडपी। जायंग के 3 भाग होते हैं बेटा, मुख्यतः जायंग के 3 भाग होते हैं। अंडाशय, अंडाशय भी हमने आपको बताया था, चित्र में देख सकते हैं, नामांकित चित्र में, जिसे ओवरी इंग्लिश में कहते हैं। वर्तिका, वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। अंडाशय, ओवरी, अंडप के फूले हुए निचले भाग को अंडाशय कहते हैं बेटा। अंडप जो होता है उसके फूले हुए निचले भाग को हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर एक गोलाकार रचना पाई जाती है। अंडाशय के अंदर गोलाकार रचना पाई जाती है जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। बीजांड, ठीक है, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला, बीजांड को अंडाशय से कौन जोड़ेगा? बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला मृदु ऊतक यानी मृदु ऊतक कोशिकाओं का बना, मृदु ऊतक कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं मृदु ऊतक को पेरेन्काइमा। मृदु ऊतक कोशिकाओं या पेरेन्काइमा का बना हुआ एक उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, जिसे बीजांड आसन या बीजांडसन कहते हैं। ठीक है, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाले को बीजांडसन कहते हैं, जो मृदु ऊतक का बना होता है। बीजांड में निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है। ठीक है, बीजांड में किसका निर्माण होता है? मतलब बीजों का निर्माण निषेचन क्रिया के बाद। फिर आया हमारा वर्तिका। वर्तिका को स्टाइल कहते हैं बेटा। वर्तिका को क्या कहते हैं? स्टाइल। अंडाशय के शीर्ष पर एक नलिका, अंडाशय के शीर्ष पर एक नलिकाकार रचना पाई जाती है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, जोड़ती है। फिर आया वर्तिकाग्र, से इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। अंडाशय का वह भाग जहां परागकण जो परागकोश से निकल के आएंगे, परागकण आकर चिपकते हैं और अंकुरित होकर नलिका का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये पुष्प के भाग हो गए बेटा। पुष्प के भागों के बारे में आपके लिए लिखने के लिए आता है। ठीक है, पुष्प का नामांकित चित्र आने के चांस बहुत रहते हैं इस पार्ट में से, क्योंकि पुष्प के लैंगिक जनन में सबसे मुख्य पॉइंट है पुष्प का नामांकित चित्र।
और पुष्प के भाग। ठीक है, अब हम आपको ये इसमें बताएंगे पुष्प के कार्य, कि पुष्प में क्या क्या कार्य करता है पुष्प। वैसे आप समझ ही चुके हैं कि पुष्प जो है लैंगिक अंग मतलब लैंगिक जनन को पूर्ण कराता है और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर भी हम आपको एक हेडिंग के रूप में आपको लिखा देते हैं पुष्प के कार्य। तो देखो क्या है बेटा पुष्प के कार्य। पुष्प के कार्य, पौधे के लैंगिक जनन में भाग लेने वाला रूपांतरित प्रो है। पुष्प एक पौधे के लैंगिक क्रिया में भाग लेने वाला रूपांतरित प्रो है बेटा। ठीक है, पुष्प परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है। पुष्प क्या करता है, परागण की क्रिया के लिए कीटों को क्या करता है, आकर्षित। पुष्प परागण के लिए स्थान प्रदान करता है। पुष्प परागण की क्रिया के लिए क्या करता है बेटा, स्थान प्रदान करता है। पुष्प के अंडक का अंडाशय परिवर्तित होकर फल का निर्माण करता है। जो पुष्प के अंडाशय में अंडक होता है वो फल का निर्माण करता है। ठीक है, परिवर्तित मतलब विकसित होकर, ठीक है, पोषण प्रदान करके फल का निर्माण करता है वह। पुष्प सुगंधता से कीट को आकर्षित करते हैं और परागण की क्रिया तेजी से कराते हैं। ठीक है, कीटों को आकर्षित करके परागण क्रिया तेजी से कराते हैं। पुष्प के कुछ भाग जैसे ब्राह्मदलपुंज, ब्राह्मदलपुंज बेटा, और अंडाशय बीजों एवं फलों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। बीजों को बिखेरने में सहायक होते हैं उसके कुछ भाग। तो ये है आज का जो हमारा पूरा लेक्चर था, वो था पुष्प एवं उसकी संरचना और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्या परिभाषा थी। आगे हम आपको पुष्पी पादपों में कैसे जनन होता है, जिसमें हम परागण और परागण के प्रकार आपको समझाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। ठीक है बेटा, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।